हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के हिंदी मीडियम बैच में अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। बेटा, इस चैप्टर की लास्ट क्लास में हमने बात करी थी पुष्प की संरचना के बारे में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पुष्प के नर जनन भाग के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो आप लोग भी फटाक से साथ साथ में हेडिंग लगाएंगे, नर जनन अंग। हम नर जनन अंग की बात कर रहे हैं। हम किसके नर जनन अंग की बात कर रहे हैं? हम पुष्प के नर जनन अंग की बात कर रहे हैं। तो पुष्प का जो नर जनन अंग होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पुंकेसर। ठीक है। और किसी एक पुष्प में एक से ज़्यादा पुंकेसर हो सकते हैं, तो पुंकेसरों का समूह क्या कहलाता है? पुंकेसरों का समूह कहलाता है पुमंग। तो यहाँ पर लिखते हैं कि पुष्प का नर जनन भाग पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर कहलाता है। ठीक। दूसरी पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि पुंकेसर के समूह को हम क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। पुंकेसर का समूह, पुंकेसर का समूह पुमंग कहलाता है। ठीक है। तो कुल मिला के हमें बात किसके बारे में करनी है? हमें बात करनी है पुंकेसर के बारे में, कि एक्चुअल में पुंकेसर क्या होता है। ठीक है। तो हमने देखा था कि जो पुंकेसर होता है वो कहाँ पर होता है। ये हो गया हमारा पुष्पवृंत, ये हो गया हमारा पुष्पासन। इस संरचना को हमने क्या कहा था? इसको कहा था ये पुष्पवृंत है। इसके ऊपर ये जो संरचना है ना, इसको हमने कहा था पुष्पासन है। इसी पुष्पासन पर कुछ इस तरीके की संरचना लगी हुई थी, ऐसे ऐसे। जब हम पुष्प की संरचना पढ़ रहे हैं तब हमने देखा था। तो इस संरचना को हम क्या नाम देते हैं? इस पूरी संरचना को हम नाम देते हैं किसका? पुंकेसर का। ये पूरा जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है, एक्चुअल में क्या है? ये पुंकेसर है। ठीक है। अब पुंकेसर भी देखिए, पुंकेसर का ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम कहते हैं बेटा परागकोश। क्या कहेंगे इसको? इसको हम कहते हैं परागकोश। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं एंथर। ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम कहते हैं पुतंतु। ठीक। इंग्लिश में इसको आप कहते हो फिलामेंट। क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? इसको इंग्लिश में कहेंगे बेटा फिलामेंट। ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, परागकोश में देखो ये जो बीच वाली लाइन दिख रही है, यहीं पर एक संरचना होती है जिसको हम कहते हैं संयोजी। ठीक है। यानी इसको हम कहते हैं इंग्लिश में कनेक्टिव। ठीक है। अब इन तीनों को, संयोजी, परागकोश, पुतंत्र, इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं? हम नाम दे देते हैं पुंकेसर का। ठीक है। इसे ही हम क्या कह रहे हैं? पुंकेसर कह रहे हैं। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। पुष्प में एक से ज़्यादा पुंकेसर हो सकते हैं, तो उन पुंकेसरों के समूह को हमने क्या नाम दे दिया? पुमंग का नाम दे दिया। यानी पुमंग भी किसको रिप्रेजेंट करता है? किसको प्रदर्शित करता है? हमारे नर जनन भाग को प्रदर्शित करता है। ठीक है। अब जो हमको डिटेल पढ़नी है ना, वो डिटेल पढ़नी है किसकी? परागकोश की। क्योंकि परागकोश ही इसमें वो संरचना है जहाँ पर क्या बनता है? लघु बीजाणु बनता है, और जहाँ पर भी आपके परागकण का विकास होगा, जिसके अंदर क्या होते हैं? नरयुग्मक होते हैं। तो हमें मेनली क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है परागकोश। आज के डिस्कशन में हम लोग बात करने वाले हैं परागकोश की संरचना के बारे में। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए होता क्या है बेटा, थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में चल लेते हैं कि ये जो पुतंतु है, पुतंतु देखो, ये जो संरचना आपको दिख रही है, इसको आप क्या कह रहे हो? पुतंतु कह रहे हो। जैसे देखो, ये मैं क्या कर रहा हूँ? एक ऐसे ब्लैक कलर की लाइन खींच रहा हूँ। ये नीचे की तरफ क्या है? ऐसे नीचे की तरफ है पुष्पासन। एक मिनट बेटा, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं। हाँ? ये एक लाइन है, नीचे ऐसे बना लेते हैं हम लोग पुष्पासन। ठीक। ये अब देखो, ये हो गया आपका पुतंतु। पुतंतु का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कहलाता है इसका दूरस्थ बिंदु। क्या कहलाता है ये कहलाता है बेटा दूरस्थ बिंदु। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में डिस्टल एंड। ठीक। यहाँ ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कहलाता है समीपस्थ बिंदु। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्रॉक्सिमल एंड।
थोड़ा बहुत इंग्लिश भी साथ साथ देखते चलेंगे। अब ध्यान से सुनेंगे, पुतंतु का वो हिस्सा जो थोड़ा सा दूर सा है वो दूरस्थ बिंदु है, जो पास में लगा हुआ है वो क्या है, समीपस्थ बिंदु है। अब इसके दूरस्थ बिंदु पर ऐसी एक संरचना जुड़ी रहती है, ये इस संरचना को हम क्या कह रहे हैं, ये संरचना हमारी पराग कोश है। क्या है बेटा, पराग कोश है। अब यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल लिख लेते हैं, क्योंकि नीट ने एक बार यहाँ से सवाल पूछा है। तो हम अगर पूछें कि पुतंतु का वो कौन सा भाग है, पुतंतु के कौन से बिंदु पर परागकोश जुड़ा होता है, तो दूरस्थ बिंदु पर जुड़ा होता है। समीपस्थ बुंद पुष्प के किस भाग से जुड़ा होता है, तो ये कौन सा हिस्सा है बेटा, ये हिस्सा है पुष्पासन का। तो यहाँ पर एक बात लिखते हैं कि पुतंतु का समीपस्थ बिंदु ज़्यादातर पुष्पों में किससे जुड़ा होता है, पुष्पासन से। किससे जुड़ा होता है, पुष्पासन से। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं एक बात कि पुतंतु का समीपस्थ बिंदु, पुतंतु का समीपस्थ बिंदु मुख्यतः पुष्पासन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है बेटा, ये जुड़ा होता है पुष्पासन से। लेकिन कुछ पुष्प ऐसे हैं जिसमें ये समीपस्थ बिंदु ना दल से जुड़ा होता है, यानी वो पुष्पासन से न जुड़कर किससे जुड़ा होता है, दल से। कैसे, इधर देखो ध्यान से, ये क्या है बेटा, ये आपका पुष्पासन हो गया, पुष्पासन से लगा हुआ ये आपका एक दल हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका दल। अब यहां से क्या लगा हुआ है, इस पर लगा हुआ है ऐसे एक पुतंतु, ये दूरस्थ बिंदु है, ये वाला क्या है, इसका समीपस्थ बिंदु है, और इसके ऊपर यहाँ पर आपने क्या लगा दिया है, ऐसे लगा दिए परागकोश। अब आपसे कोई पूछे कि इस पुतंतु का ये समीपस्थ बिंदु किससे जुड़ा हुआ है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये दल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये दल भी हो सकता है और ये बेटा परिदल भी हो सकता है। परिदल के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। परिदल को हम लोग टेपल कहते हैं, दल को हम लोग क्या कहते हैं, दल को हम लोग पेटल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पुतंतु है कुछ पौधों में, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, कुछ कुल का मतलब होता है फैमिली। और फैमिली का मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए जितने भी आपके पुष्पी पौधे हैं ना बेटा, उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। तो पुष्पी पौधों के जो ग्रुप्स बनाए गए ना, उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, कुल कह रहे हैं, यानी फैमिली कह रहे हैं, ठीक है। तो कुछ फैमिली ऐसी होती हैं जिनके पुष्प में ये जो पुतंतु का समीपस्थ हिस्सा है ना, ये किससे जुड़ा होता है, दल से जुड़ा होता है या परिदल से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं कुछ कुल के पुष्पों में, कुछ कुल के पौधों के लिख लेना, कुछ कुल के पौधों के पुष्पों में पुतंतु का समीपस्थ बिंदु, पुतंतु का समीपस्थ बिंदु किससे जुड़ा हुआ दिख रहा है, दल से जुड़ा हो सकता है। किससे जुड़ा होता है, दल से जुड़ा होता है। और किससे जुड़ा हो सकता है, और जुड़ा हो सकता है वो परिदल से, परिदल से जुड़ा होता है, ठीक है। कौन से कुल हैं वो, कौन सी फैमिली है जिसके पुतंतु का समीपस्थ बिंदु दल से जुड़ा होता है, तो उसका लिख लेना, एग्जाम्पल लिख लेना। जैसे सोलेनेसी, सोलेनेसी उस फैमिली का नाम है जिसके पौधे के पुष्प का पुतंतु जो है वो पुतंतु का समीपस्थ बिंदु जो है ना, वो किससे जुड़ा होता है, दल से, ठीक है। ये वाला हिस्सा किससे जुड़ा होगा, दल से। और एक फैमिली है बेटा जिसको कहा जाता है लिलिएसी। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कह रहे हैं लिलिएसी। लिलिएसी जो है ना, ये ऐसा कुल है जिसमें पुतंतु का समीपस्थ बिंदु किससे जुड़ा होता है, परिदल से जुड़ा होता है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि ऐसे एग्जाम्स में, यानी नीट वगैरह के एग्जाम्स में ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें इन डेप्थ चलना पड़ेगा। अब हम चलते हैं कहाँ पर, हमें पढ़ना है आज क्या, हमें पढ़ना है परागकोश की संरचना। तो अब हम फटाक से हेडिंग लगाएंगे बेटा, परागकोश की संरचना। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे परागकोश की संरचना के बारे में। तो साथ साथ आप भी हेडिंग लगाइए, परागकोश की संरचना। इंग्लिश में इसको लिख लेते हैं स्ट्रक्चर
ऑफ एंथर। ठीक है, हमने देखा ऐसे हमारे पास क्या है, एक पुतंतु है, पुतंत पर लगा हुआ ऐसे क्या है, पुतंत पर लगा हुआ ऐसे है ये परागकोश। हमें किसके बारे में बात करनी है, हमें बात करनी है इसी परागकोश की संरचना के बारे में। ठीक है, तो परागकोश की संरचना में थोड़ा सा 2-3 बातें हम पहले से जान लेते हैं कि प्रत्येक परागकोश देखिए कितने लोब का बना हुआ है, कितने पालियों का बना हुआ है। इसमें एक पाली ये है, दूसरा पाली ये है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संरचना में हम पहली बात लिखते हैं कि प्रत्येक परागकोश, प्रत्येक परागकोश, देखो जो काम ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर पुष्पीय पौधों में परागकोश कितने पालियों में बटा होता है, 2 में। तो प्रत्येक परागकोश मुख्यतः 2 पालियों में बटा होता है। पाली को हम क्या कहते हैं बेटा, लोब कह रहे हैं। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, 2 पाली का मतलब हो गया ये हमारा बाई लोब्ड होता है, 2 पालियों में बटा होता है। पहली बात हमने लिख दी कि परागकोश कितने पालियों में बटा होता है, 2 पालियों में बटा होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ से आपको 2 पार्ट समझ आ रहे हैं, एक पार्ट ये वाला है, एक पार्ट ये वाला है। तो यहाँ पर 2 पाली नज़र आ रही ना, एक आपकी ये वाली है, एक ये वाली है। तो यहाँ पर परागकोश को हम कह सकते हैं ना कितने पालियों का बना है, ये 2 पालियों का बना हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा ज़रा हमारी बात को। हम क्या करते हैं, परागकोश को ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू, ऐसे आप इसको सामने से देखो, आपको कितने पाली नज़र आ रहे हैं, इसमें कितने पार्ट नज़र आ रहे हैं, 2 पार्ट। एक पार्ट ये वाला है, इधर से देखो, यहाँ से एक बीच से डिवीजन पड़ा हुआ है, एक पार्ट ये वाला है और ऐसे ही एक पार्ट ये वाला है। इसको ऐसे बीच से डिवाइड कर दें, कितने पार्ट निकल रहे हैं इसमें, 2 पार्ट। एक ऐसे है और एक ऐसे है। अब क्या करते हैं बेटा, अब क्या करते हैं, अगर इस परागकोश की अनुप्रस्थ काटी जाए ऐसे, इसको हम क्या कर रहे हैं, ये आपका परागकोश है ऐसे, इसको अगर हम ऐसे काट रहे हैं, जमीन के समांतर काट रहे हैं, इसकी अनुप्रस्थ काट रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिया है परागकोश की अनुप्रस्थ काट को। ठीक है, देखो कैसे किया है, कुल मिला के मान लो ये हमारे पास एक परागकोश है ऐसे, कितने पाली में है, 2 पाली में। एक पाली ये हो गई, एक पाली ये हो गई। इसका हमने क्या किया, इसका हमने लिया एक अनुप्रस्थ काट, ऐसे इसको क्या किया हमने, ऐसे इसको बीच से ऐसे कट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करी, इसकी अनुप्रस्थ काट लिया। तो जब इसके अनुप्रस्थ काट को लिया ना, तब ये कैसा दिखाई देता है। ठीक है, जब इसकी अनुप्रस्थ काट को लेंगे ना, देखो यहाँ पर देखो, ये सामने से ऐसे आपको दिख रहा है, सामने से ऐसे आपको देखो ध्यान से कितने पार्ट दिख रहे हैं बेटा, इसमें ऐसे 2 पार्ट दिख रहे हैं। ध्यान से देखो इसको, ऐसे 2 पार्ट दिख रहे हैं। अगर इसकी काट को मैं ऐसे करता हूँ, 1 मिनट बेटा, इसको मैं अगर ऐसे काटता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे क्या दिखेगा, मुझे ये सारी चीज़ें दिखेंगी ना। अब आप ध्यान से देखो, इस एक पार्ट में, इस एक पाली में आपको ऐसे 2 सर्किल नज़र आ रहे हैं, इस एक पाली में भी आपको ऐसे 2 सर्किल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बेटा, इसको ध्यान से देखेंगे, ऐसे अगर आपने काटा है, इसको ऐसे काटा है, इसको ऐसे काटा है, तो आपको कितने सर्किल नज़र आ रहे हैं, ये एक पाली का सर्किल है और ये वाला दूसरी पाली का सर्किल है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे काटते हैं तो इसमें कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई देती है। ध्यान से देखिए बेटा, इसको ये कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई देती है। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपके समझने में आसानी हो। कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई देती है। इसको एग्जाम्पल को थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लेना क्या है, सोलेनेसी। ठीक है, सोलेनेसी क्या है, कुल है। लिलियसी क्या है, एक कुल है। ठीक है, तो जब इसको हमने ऐसे काटा तो हमें कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई दी। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये वाला हिस्सा ये वाला साइड है, ये एक हिस्सा ये साइड है, ये दूसरा हिस्सा ये वाला साइड है। तो ध्यान से देखिए, इसमें आपको कितने पाली नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको नज़र आ रहा है बेटा 2 पाली। एक पाली ये है और एक पाली ये है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इतना एक पाली है और ये इतने क्या है, दूसरी पाली है। इसको हमने कह दिया ये क्या है, एक पाली, और ये क्या है बेटा, हमारी दूसरी पाली है। यानी ये एक लोब है और ये वाला क्या है, दूसरा लोब है। ये हो गई हमारी दूसरी पाली। ठीक है, अब हर पाली में देखिए ध्यान से, अब हर पाली में देखिए ऐसी 2 संरचनाएं दिख रही हैं, नहीं दिख रही, ये पूरा एक पाली है, ये दूसरा पाली है। हर पाली में ऐसी 2 संरचनाएं दिख रही हैं ना, तो इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं बेटा कोष्ठक। क्या कह रहे हैं, इनको कोष्ठक कह रहे हैं। इंग्लिश में इसको थीका कहा जाता है।
ये एक कोष्ठक हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा कोष्ठक हो गया। अब ये दोनों कोष्ठक किसके हैं, इस पाली के हैं। यहाँ पर भी क्या है, एक कोष्ठक ऐसे है, ठीक है, यहाँ पर एक कोष्ठक और है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिए बेटा, हम ये भी तो कह सकते हैं ना, जैसे हमने कहा कि प्रत्येक परागकोश में 2 पाली होती है, एक पाली और ये दूसरी पाली, ठीक है। आप इसको ऐसे सामने से देखिए, आपको सामने से कितनी पाली दिख रही है, ऐसे 2 पाली, ये हो गई 2 पाली। लेकिन जब आप इसको ऐसे कट करते हो ना, तब आपको क्या दिखता है बेटा, तब आपको ये कुछ ऐसा दिखता है कि एक पाली में आपको ये दोनों संरचनाएं दिखेंगी, दूसरी पाली में आपको ये दोनों संरचनाएं दिखेंगी, ठीक है। ये दोनों संरचनाएं आपको दूसरी में दिखेंगी, ये वाली आपको पहली में दिख रही है, ठीक है। तो ऐसे कितने स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, 4। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस एक पाली में ये दोनों जो है ना, इसको हम कह रहे हैं ये हमारा एक कोष्ठक है, ये दूसरा है, ये पहली पाली का हो गया। वैसे ही दूसरी पाली का ये पहला कोष्ठक, ये दूसरा कोष्ठक। तो टोटल कितने कोष्ठक होते हैं, टोटल 4 होते हैं, ठीक है। प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठक होते हैं, 2 कोष्ठक। तो हम ये कह सकते हैं ना कि परागकोश का प्रत्येक पाली 2 कोष्ठकी होता है। तो यहाँ पर जो पहली बात थी, उसके अलावा यहाँ पर एक दूसरी बात हम लिख सकते हैं कि परागकोश का, लिखते हैं बेटा यहाँ पर, परागकोश का प्रत्येक पाली, परागकोश का प्रत्येक पाली 2 कोष्ठकी होता है। कितना कोष्ठकी होता है बेटा, 2 कोष्ठकी होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर, परागकोश की आंतरिक संरचना में, कि परागकोश के अंदर क्या दिखाई देता है, ठीक है। परागकोश के अंदर क्या दिखाई देता है, अब हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। अच्छा, इस कोष्ठक वाले पार्ट को आप ऐसे लिख लीजिए, फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि इतना हो सकता है इसमें से ये वाला पार्ट कुछ मिटाना पड़ जाए, तो आप स्क्रीनशॉट करके इसका रख लीजिए, ताकि आप बाद में इसको रिकॉल कर पाएँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हमने इस परागकोश को काटा तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ठीक है। एक पाली है, ये दूसरी पाली है, प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठक हैं, 2 कोष्ठक। तो प्रत्येक पाली कितने कोष्ठकी होता है, 2 कोष्ठकी होता है। और 2 कोष्ठकी को इंग्लिश में डाइथीकस कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा गया उसको, डाइथीकस। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, आप ध्यान से सुनेंगे। जब परागकोश को काटते हैं ना, तो इसके बाहर बाहर हमें एक संरचना दिखाई पड़ती है ऐसे, इसके बाहर बाहर हमें क्या दिखाई पड़ रही है, ऐसे संरचना है। और है क्या ये एक कोशिकीय परत है। ऐसे इसके चारों तरफ बना लेते हैं इसको, हाँ। ये ऐसे एक कोशिकीय परत है। ठीक, चारों तरफ मौजूद है। अब इसमें हम लोग केंद्रक डाल लेते हैं ऐसे, चारों तरफ हमने क्या डाल लिया, इसमें ऐसे केंद्रक डाल लिया, ठीक है। ठीक, अब इसके नीचे एक परत मौजूद होती है कुछ लंबी लंबी कोशिकाओं की। एक काम करते हैं बेटा, जैसा इधर आपको दिखेगा सेम वैसा ही यहाँ दिखेगा, सेम उसी तरीके का यहाँ दिखेगा, सेम वैसा ही यहाँ दिखेगा। तो जो संरचना यहाँ पर होगी सेम वैसी यहाँ पर होगी, सेम वैसी यहाँ पर होगी, सेम वैसी यहाँ पर होगी। यानी एक कोष्ठक में जो कुछ बनेगा वो इसमें भी होगा, वही इसमें भी होगा, वही इसमें भी होगा। तो एक बनाकर हम समझ लेते हैं, फिर बाकी की चीज़ें अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, कुछ लंबी लंबी कोशिकाओं की एक परत बना रहे हैं। देखो ये लंबी लंबी कोशिकाओं की क्या हो गई, एक परत है। इनकी परत में ना यहाँ पर सेलुलोज काइटिन और लिग्निन का क्या होता है, जमाव होता है थोड़ा सा ऐसे। ये रेड कलर का क्या है, ये सेलुलोज और काइटिन का क्या है, सेलुलोज काइटिन लिग्निन का, काइटिन मत कहो इसको, आप लिग्निन कह दो, पेक्टिन कह दो। इनका क्या हो गया है, जमाव हो गया है, ठीक है। मान लो यहाँ पर किसका जमाव है, ये सेलुलोज का जमाव हो गया। इन सेल की परत को भी कुछ कहेंगे बेटा, इसको भी कुछ नाम देंगे, अभी बाद में लिखते हैं उसका नाम।
इनको भी हमने एक कोश की परत कह दिया, ठीक है। अब इसके नीचे क्या होता है, ऐसे छोटी छोटी सेल्स की कम से कम 2 से 3 परत होती है। यहाँ पर ऐसे 2 से 3 परत होती है ऐसे छोटी छोटी सेल्स की, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर की है ये एक अलग परत है बेटा, ठीक है। कम से कम कितनी होगी, 2 से 3 होगी। 2 से 3 लेयर की क्या होती है, एक परत होती है। इसमें भी आप क्या रख दीजिए, इसमें भी आप केंद्रक रख दीजिए ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ऐसे अंदर की ओर एक ऐसे बड़ी बड़ी कोशिकाओं की परत है और इसकी कोशिकाएं बहुकेंद्र की हैं। ये जो ब्लैक वाली कोशिका दिख रही है ना, इसकी कोशिकाएं बहुकेंद्र की हैं, यानी इसमें केंद्रक की संख्या एक से क्या है, ज़्यादा है। तो ये हो गई आपकी एक और परत। अब इसके अंदर, इस वाली परत के अंदर यहाँ पर ऐसे कुछ सेल्स का समूह भरा होगा। बहुत सारी सेल्स इसके अंदर ऐसे भरी होती हैं। देखो ब्लू कलर के सेल्स भरी हैं ब्लैक वाली के अंदर, ठीक है। तो जैसा इधर दिख रहा है बेटा, सेम ऐसा ही यहाँ पर होता है, सेम ऐसा ही यहाँ पर होता है, सेम ऐसा ही यहाँ पर होता है। अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, अगर हम पराग कोश को देखें, किसको देखें बेटा, हम लोग पराग कोश को देखें, तो पराग कोश में मेनली आपको 2 संरचनाएं नजर आएंगी। एक को हम कहते हैं पराग कोश भित्ति, हम क्या कह रहे हैं उसको, पराग कोश भित्ति कह रहे हैं। दूसरी संरचना को हम कहते हैं बेटा लघु बीजाणुधानी, क्या कह रहे हैं, लघु बीजाणुधानी कह रहे हैं। अब इसमें परागकोश कहाँ पर है, ये पूरा परागकोश है। इसमें परागकोश भित्ति कहाँ पर है, अभी देखते हैं। लघु बीजाणुधानी कहाँ पर है, अभी देखते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान सुनिएगा, ये जो सबसे बाहर वाली परत है, ये वाली, इस परत को कहा जाता है बाह्य त्वचा। क्या कहा गया इसको, बाह्य त्वचा, यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है एपिडर्मिस। उसके बाद देखो अंदर ये जो ब्लू कलर वाली परत है, ये वाली जिस पर सेलुलोज का जमाव है, इसको हम लोग कहते हैं अंतःस्तर। इंग्लिश में इसको हम कह रहे हैं एंडोथीसियम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 से 3 परत की होती है मध्य परत। मध्य परत में कितनी लेयर होंगी, 2 से 3 लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद सबसे अंदर देखिए, यहाँ पर ये जो बहुकेंद्र की कोशिका वाली परत है, इसको हम कहते हैं भैया टैपिटम। क्या कहते हैं भैया, इसको टैपिटम कहते हैं। और टैपिटम सबसे महत्वपूर्ण लेयर है पूरे इस परागकोश भित्ति की, ठीक है। अब इन चारों को यहाँ पर देखिए आप, ये चारों टैपिटम, मध्य परत, अंतःस्तर और बाह्य त्वचा, ये चारों क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं परागकोश भित्ति। यानी परागकोश भित्ति के कितने पार्ट होते हैं, परागकोश भित्ति के भैया 4 पार्ट होते हैं। सबसे बाहर बाह्य त्वचा, फिर जस्ट उसके अंदर अंतःस्तर, फिर उसके अंदर 2 से 3 परत की मध्य परत, सबसे अंदर क्या है आपके पास, टैपिटम है। इन चारों को मिला के आपने नाम क्या रख दिया, परागकोश भित्ति। तो परागकोश भित्ति के कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, ठीक है। अब उसके अंदर देखिए ये ब्लू कलर की सेल्स का क्या पाया जा रहा है, समूह पाया जा रहा है। तो इस संरचना को, जिसके अंदर ब्लू कलर की सेल्स का समूह पाया जा रहा है ना, इस संरचना को हम लोग कह रहे हैं लघु बीजाणुधानी। क्या कह रहे हैं, लघु बीजाणुधानी कह रहे हैं, ठीक है। जैसी एक लघु बीजाणुधानी यहाँ पर है, सेम वैसे ही यहाँ पर भी होगी, सेम वैसी ही यहाँ पर भी होगी, और सेम वैसे ही कहाँ होगी, यहाँ पर भी होगी, ठीक है। तो कितनी लघु बीजाणुधानियाँ दिखेंगी बेटा, 4। एक परागकोश में कितने कोष्ठक होते हैं, 4। हर कोष्ठक में कितनी लघु बीजाणुधानी है, 1। तो यानी टोटल कितनी परागकोश में लघु बीजाणुधानी है बेटा, 4, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन फिर वहाँ से हम रफ करेंगे, फिर इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं। तो आप फटाक से स्क्रीनशॉट करिए बेटा, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए भैया, ये वाला पार्ट हम लोग क्या करते हैं, रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलो देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा परागकोश को, ठीक है। परागकोश में कितने पार्ट मेनली हमें दिखाई दे रहे हैं, मेनली हमें 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं।
एक तो दिख रही है उसमें पराग कोश भित्ति, एक दिख रही है पराग कोश भित्ति, जिसको हम कह रहे हैं एंथर वॉल। दूसरी दिख रही है इसमें लघु बीजाणुधानी, क्या दिख रही है? लघु बीजाणुधानी। इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होती है? तो आप देखिए इसकी संख्या कितनी है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, टोटल कितनी हो गई? 4। ठीक है, तो संख्या में कितनी है ये? 4 हैं। अब ध्यान सुनेंगे बेटा, परागकोश भित्ति को भी कितने पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट में। देखो जो सबसे बाहर की तरफ है, जो सबसे बाहर की तरफ है ये वाली, ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं बाह्य त्वचा। सबसे बाहर क्या है? सबसे बाहर है बाह्य त्वचा। अभी एक और डायग्राम बना के फ्रेश तरीके से समझ लेंगे। तो सबसे बाहर हो गई बाह्य त्वचा, उसके जस्ट अंडर में क्या है? उसके जस्ट नीचे क्या है? अंतः अस्तर। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं इंग्लिश में? एंडोथीसियम। इन सब की डिटेल में चलेंगे बेटा अभी। इसको आप बाह्य त्वचा को एपिडर्मिस लिख लीजिए। उसके जस्ट बाद में क्या है? 2 से 3 लेयर की क्या है? मध्य परत। देखो ये ग्रीन वाली लेयर क्या है? ये है हमारी मध्य परत। ये क्या हो गई बेटा? ये हो गई हमारी मध्य परत। इसको हम लोग नाम दे रहे हैं मिडिल लेयर का। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। सबसे लास्ट में अंदर की ओर एक परत है जो बहुकेंद्र की कोशिकाओं की बनी हुई है, जिसको हम कह रहे हैं टैपिटम। क्या कह रहे हैं भैया? इसको हम कह रहे हैं टैपिटम। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बेटा, परागकोश भित्ति में कितनी दीवारें हैं? 4। ये हो गई हमारी फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड, ये हो गई थर्ड और ये हो गई हमारी फोर्थ। यानी ये 4 परतें हमारी हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें इन्हीं को डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, अगर अब एक जनरल डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ऐसे देखो, यहाँ पर जो कुछ बना है ना, यहाँ पर जो कुछ बना है, इस इतने पार्ट को, यहाँ से इस इतने पार्ट को हम यहाँ बनाते हैं बाहर की ओर। ये जो पार्ट बना हुआ है ऐसे, इस इतने पार्ट को हम यहाँ बनाते हैं। तो सबसे बाहर क्या दिख रही है? सबसे बाहर आपको ऐसे दिखेगी। सबसे बाहर क्या दिख रही है? ऐसे, ये आपको दिख रही है आपकी बाह्य त्वचा। सबसे बाहर क्या होती है? ऐसे बाह्य त्वचा है। ठीक है, उसके अंदर क्या है? उसके जस्ट अंदर क्या है? उसके जस्ट अंदर ऐसी लंबी लंबी कोशिकाएं हैं। देखिए ये आपकी लंबी लंबी सी कोशिकाएं हैं, जिनको आप क्या कह रहे हो? जिनको आप अंतःस्तर कह रहे हो। अंतःस्तर की कोशिकाओं की दीवार में ना सेलुलोज और लिग्निन पेक्टिन का जमाव हो गया है। किसका जमाव हो गया बेटा? सेलुलोज का, लिग्निन का, बहुत कम मात्रा में लिग्निन और पेक्टिन का है। तो ये जो रेड कलर का आप पार्ट देख रहे हो इन कोशिकाओं के अंदर, ये क्या है? ये जमाव है किसका? सेलुलोज का मेनली जमाव होता है। थोड़ा बहुत मात्रा में आपको पेक्टिन और लिग्निन मिलेगा, काइटिन नहीं होता, क्योंकि प्लांट सेल में काइटिन आपको नहीं मिलेगा, वो मिलेगा फंगस के सेल में। ठीक है, तो इसमें भी क्या है बेटा? एक एक केंद्रक है। ठीक है, इसमें भी क्या है? एक एक केंद्रक है। अब इसके नीचे ऐसे 3 कोशिकाओं की परत होती है, उसको हम ग्रीन कलर से बनाते हैं। सर 3 लेयर की एक परत होती है, जिसको हम मध्य परत कह रहे हैं। 3 कोशिकाओं की नहीं होती बेटा, 3 परत की एक अस्तर बन रहा है ये वाला। ठीक, इसमें भी हम केंद्रक बना लेते हैं ऐसे। ये हो गई हमारी मध्य परत। कितने लेयर की है? 2 से 3 परत की होती है। तो ये हो गई हमारी मध्य परत। मध्य परत के अंदर देखो यहाँ पर बहुकेंद्र की कोशिकाओं की एक परत है ब्लैक कलर की ऐसे। ठीक, इसमें केंद्रक की संख्या क्या है? 1 से ज़्यादा है। चलो 2 केंद्रक कह दो, या फिर 2 से ज़्यादा भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब इसके अंदर
अब इसके अंदर क्या दिखेगा आपको, अब इसके अंदर क्या दिखेगा, इसके अंदर ऐसे ब्लू कलर की सेल्स का एक समूह दिखेगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, इसके अंदर ऐसे इस परत के अंदर आपको ब्लू कलर की सेल्स का ये एक समूह दिख रहा है। ठीक है, ऐसे। अब समूह में क्या है, बहुत सारी सेल्स हैं और सेल्स का समूह है, तो बेटा इस वजह से इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया ऊतक। और कैसा ऊतक है, इसको कहा गया लघु बीजाणु जनक ऊतक। क्या कहा गया इसको, लघु बीजाणु जनक ऊतक। ठीक है, इस संरचना को आपने क्या कहा, ये कहाँ होता है, तो ये होता है लघु बीजाणु धानी में। कहाँ पर मौजूद में होगा ये होगा लघु बीजाणु धानी में। तो ये जो गोल संरचना है ना, वो ये वाली है, यहाँ से ये एक ऐसी संरचना है गोल सी। उसके जस्ट बाहर क्या है, ध्यान से सुनिए, उसके जस्ट बाहर क्या है बेटा, ये आपकी टेपिटम है। ये हो गई आपकी टेपिटम। कौन सी परत, जिसमें एक से ज़्यादा केंद्रक वाली कोशिकाएं हैं, ये वाली। उसके जस्ट बाद ये ग्रीन कलर वाली जो परत है ना, ये कितनी है, 2 से 3 लेयर की है। इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो बेटा मध्य परत। ये क्या है आपकी मध्य परत है। फिर उसके बाहर क्या दिख रही है, उसके बाहर दिख रहा है आपको ये अंतःस्तर। ठीक है, और सबसे बाहर क्या दिख रहा है, सबसे बाहर आपको दिख रहा है बाह्य त्वचा। ठीक है, अब इन चारों को मिला के हम लोगों ने नाम दे दिया पराग कोश भित्तिका। और उसके अंदर क्या दिख रही है, लघु बीजाणु धानी दिख रही है, जिसमें क्या भरा हुआ है, लघु बीजाणु जनक ऊतक। यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा, इन सेल के समूह को आप क्या कहते हो, इनको आप कहते हो लघु बीजाणु जनक ऊतक। लघु बीजाणु जनक ऊतक। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब एक एक लेयर को कायदे से पढ़ते जाएंगे कि हर लेयर का काम क्या होता है, उसकी बनावट कैसे होती है, उसकी सेल्स कैसे होती हैं। ठीक है, तो अब आप इतना स्क्रीनशॉट करिए, देन इसको हम लोग रफ करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं एक एक परत की डिटेल। पहले बाह्य त्वचा को देखेंगे, फिर अंतःस्तर को देखेंगे, फिर मध्य परत को, लास्ट में देखेंगे टेपिटम को। ठीक है, और इनमें जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो कौन सी वाली है, इनमें इंपॉर्टेंट जो है ना वो कौन सी है, वो टेपिटम है। ठीक है, टेपिटम परत इसमें इंपॉर्टेंट है, तो आप फटाक से स्क्रीनशॉट करिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया इसको रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं बेटा हम लोग बाह्य त्वचा। तो सबसे पहली लेयर कौन से देखने वाले हैं हम लोग, बाह्य त्वचा, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है, अब भैया बात को ध्यान से सुनिएगा। एपिडर्मिस क्या होती है, पहली बात तो पराग कोश की सबसे बाहरी भित्ति कौन सी है, वो एपिडर्मिस है। तो पहली लाइन इसमें क्या लिख सकते हैं, पहला पॉइंट लिख सकते हैं, यह पराग कोश भित्ति की, यह पराग कोश भित्ति की सबसे बाहरी परत होती है, कि सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, चलो अब देखो आप कैसी है बेटा, ये सिंगल सेल की है, सॉरी सिंगल लेयर की है कि नहीं है। अब एक परत की है ना, तो इसका मतलब बाह्य त्वचा कैसी होती है, इकहरी परत की बनी होती है, यानी एक सिंगल परत की बनी होती है। तो लिखो यह सिंगल लेयर या एकल परत की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ये एकल परत की बनी होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग तीसरी बात में। एकल परत की बनी है और पराग कोश भित्ति की क्या है, सबसे बाहरी परत है। ठीक है, दो बातें तो क्लियर हो गई। तीसरी बात क्या कह सकते हैं कि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं ना, ये मृद ऊतक कोशिकाएं होती हैं। तो क्या लिखेंगे, इसकी कोशिकाएं
मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। इसकी कोशिकाएं मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और काम क्या करती है, ये सबसे बाहर मौजूद है तो इसका मतलब क्या है, ये सुरक्षात्मक आवरण बनाती है, यानी ये परागकोश का सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। तो क्या लिखेंगे, यह परागकोश का सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। यह परागकोश का सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई बाह्य त्वचा की। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं किसके, अंतःस्तर की। तो दूसरा हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो कौन सा है, वो है हमारा अंतःस्तर। तो आप लोग फटाक से हेडिंग लिखेंगे अंतःस्तर। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग एंडोथीसियम। ठीक, एंडोथीसियम की पहली बात आप क्या लिखेंगे, पहली बात तो यह बाह्य त्वचा के नीचे पाई जाने वाली परत है। देखो, बाह्य त्वचा के नीचे पाई जा रही है। तो पहली बात क्या लिखेंगे कि अंतःस्तर, अंतःस्तर परागकोश भित्ति में परागकोश भित्ति में बाह्य त्वचा के नीचे, बाह्य त्वचा के नीचे पाया जाने वाला अस्तर है। ठीक है, दूसरी बात, ये किसका बना होता है, ये एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है जिसमें क्या होता है, सेलुलोज और लिग्निन और पेक्टिन का जमाव होता है, जिसमें सेलुलोज और लिग्निन पेक्टिन का जमाव होता है। तो क्या लिखेंगे, यह स्तर विशेष प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, जिनकी भित्ति में, यानी कोशिकाओं के दीवार में, जिनकी भित्ति में सेलुलोज तथा कम मात्रा में लिग्निन तथा पेक्टिन का जमाव होता है, लिग्निन तथा पेक्टिन का जमाव होता है। ठीक है, ये भी कैसा होता है बेटा, ये भी कैसा दिख रहा है आपको, सिंगल लेयर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह परत भी सिंगल लेयर होती है। कैसी है, ये परत भी आपकी सिंगल लेयर होती है। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स हो गए इसके, 3 पॉइंट। पहली बात क्या है, ये बाह्य त्वचा के नीचे है, पहली बात। दूसरी बात, विशेष प्रकार की कोशिकाओं का बना है जिनमें क्या है, सेलुलोज और बहुत कम मात्रा में लिग्निन पेक्टिन का क्या है यहाँ पर जमाव है, ऐसी कोशिकाएं हैं इसमें। ठीक है, और ये भी कैसा है, यह भी एक सिंगल लेयर का बना है, यानी एकल परत का बना होता है। ठीक है, तो ये हो गई 3 बातें। अब चौथी बात आती है कि मेनली इसका काम क्या होता है। तो ध्यान सुनेंगे बेटा, ध्यान सुनेंगे कि इस लघु बीजाणु जनक ऊतक में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इस लघु बीजाणु जनक ऊतक में जो कोशिका है, ये एक कोशिका विभाजन करती है अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाएगी, 4 छोटी छोटी कोशिकाएं बनाएगी। इन कोशिकाओं को कहा जाता है लघु बीजाणु। ठीक है, यही लघु बीजाणु आगे जाके अपना विकास करेगा। विकास करने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाता है ऐसे पराग कण। ये क्या बन गया, ये बन गया पराग कण। ठीक, अभी तक एक कोशिका थी, एक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 4 लघु बीजाणु बने, लघु बीजाणु का विकास हुआ, क्या बना, परागकण। अब बताओ आप, पराग कोश के अंदर जब बहुत सारे एक एक कोशिका 4-4 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगी और चारों कोशिकाओं का विकास हो जाएगा किसमें, परागकण में, तो आप बताओ कि इसके अंदर बहुत सारे परागकण भर जाएंगे, बहुत सारे परागकण भर जाएंगे ना परागकोश के अंदर, तो परागकोश फट जाता है बेटा, परागकोश फट जाता है। तो परागकोश के फटने की प्रक्रिया को परागकोश का स्फुटन कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, परागकोश का स्फुटन यानी परागकोश का फटना। तो ये जो परत है जो आपकी अंतःस्तर है ना, पहली बात तो ये अंदर वाले चीज़ों को सुरक्षा तो देती ही है, अंदर वाले पार्ट को क्या करती है, सुरक्षा देती है, यानी सुरक्षात्मक आवरण तो बनाती ही है। साथ साथ में जब परागकोश फटता है और उससे परागकण बाहर आते हैं ना, तो उस प्रक्रिया में भी ये क्या होती है, सहायक होती है, यानी परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आखिरी बात क्या लिखते हैं कि अंतःत्वचा या फिर अंतःस्तर, अंतःस्तर क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखते हैं कि परागकोश का सुरक्षात्मक आवरण बनाने के साथ साथ, परागकोश का सुरक्षात्मक आवरण बनाने के साथ साथ, सुरक्षात्मक आवरण बनाने के साथ साथ परागकोश के स्फुटन में भी सहायक होता है, परागकोश के स्फुटन में सहायक होता है। ठीक है, ये बात है बेटा। तो ये बात हो गई किसकी, अंतःस्तर की। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, मध्य परत में। तो यहाँ पर कहीं पर इसको मिटा देते हैं बेटा, फिर लिख लेते हैं मध्य परत। ठीक है, यहाँ पर चलो लिख लेते हैं मध्य परत, आई होप दिख रहा होगा मध्य परत, जिसको हम क्या कहते हैं, मिडिल लेयर। ठीक है, ये कितनी परत का बना होता है, ये 2 से 3 परत का बना होता है। यह 2 से 3 परत का बना होता है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट बेटा इसका, जो मध्य परत की कोशिकाएं हैं ना, वो अल्पकालिक होती हैं, यानी बहुत लंबे टाइम तक जीवित नहीं रहती हैं। तो इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, इसकी कोशिकाएं, इस परत की जो कोशिकाएं हैं वो अल्पकालिक होती हैं, इसकी कोशिकाएं अल्पकालिक होती हैं। ठीक है, अल्पकालिक का मतलब है बहुत कम टाइम तक ये क्या होंगी, जीवित रहेंगी, उसके बाद खराब हो जाएंगी। ऐसा क्यों होता है बेटा, देखो जब इसके अंदर ये जो आपकी लघु बीजाणुजनक ऊतक भरा हुआ है, इसकी एक कोशिका को हम कह रहे हैं बेटा लघु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या नाम दिया है इसको, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। अब इस लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, साफ साफ लिख देते हैं, नहीं कंफ्यूज हो गया आप। इस लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो क्या बन रहा है, लघु बीजाणु, जिनका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, तब वो क्या बन रहा है, परागकण। अच्छा, इतना सब होगा बेटा, तो इन कोशिकाओं को पोषण की भी तो आवश्यकता होगी, इनको खाने पीने की जरूरत होगी कि नहीं होगी, पोषण की आवश्यकता होगी। तो ये वाली जो परत है ना, ये जो मध्य परत की कोशिकाएं हैं ना, ये क्या करती हैं, ये इन लघु बीजाणु जनक ऊतक को क्या दे रही हैं, ये देती हैं बेटा पोषण। ये क्या देती हैं, पोषण देती हैं। ठीक है, इनसे निकला हुआ पोषक पदार्थ टैपिटम में जाएगा, फिर जो कहाँ डाला जाता है, आपके लघु बीजाणु जनक ऊतक में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि मध्य परत की कोशिकाएं, मध्य परत की कोशिकाएं, ये जो विकसित होता हुआ परागकण है, देखो ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो लघु बीजाणु बन रहे हैं, फिर ये लघु बीजाणु का विकास होगा तो क्या बन रहा है, परागकण। ठीक है, तो ये जो विकसित होता हुआ परागकण है ना, इसको पोषण देने का काम कौन कर रहा है, इसको पोषण देने का काम मध्य परत कर रही है, और यही काम टैपिटम करती है। टैपिटम इसके अलावा और भी कुछ करती है, वो भी देखेंगे। तो मध्य परत की कोशिकाएं विकसित होते हुए परागकण को, विकसित होते हुए परागकण को पोषण देती है। क्या कर रही है इसको, ये पोषण देती है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई हमारे मध्य परत की। अब लास्ट में हम लोग चल रहे हैं टैपिटम पर। टैपिटम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में यहाँ पर टिप्पणी आती है, और नीट वगैरह के एग्जाम्स में स्टेटमेंट बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 4-5 स्टेटमेंट दे देगा और कह देगा कि इनमें कौन सा कार्य जो है वो टैपिटम का नहीं है। ठीक है, तो टैपिटम के 3-4 कार्य हैं, अभी उसको डिस्कस करते हैं, फिर टैपिटम के टाइप को भी देखते हैं। तो आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग चलेंगे आगे और देखेंगे किसको, टैपिटम को। तो हमने क्या देखा, बाह्य त्वचा को, अंतःस्तर को और मध्य परत को। अब चलते हैं हम लोग आगे और किसकी तरफ बढ़ते हैं, टैपिटम की तरफ। आप स्क्रीनशॉट करिए, फिर बढ़ जाते हैं हम लोग, करिए स्क्रीनशॉट फटाक से। चलिए भैया हम लोग आगे बढ़ते हैं किसकी ओर, टैपिटम की ओर।
चलो थोड़ा सा यहाँ पर रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद फिर बढ़ेंगे टैपिटम की ओर। यहाँ पर जो ऊतक भरा हुआ है ना, इसको हमने नाम दिया किसका? लघु बीजाणु जनक ऊतक का। लघु बीजाणु जनक ऊतक। इस ऊतक की जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को कहा जाता है, इस प्रत्येक कोशिका को आप ये कह सकते हो कि ये क्या है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका है। लघु बीजाणु मातृ कोशिका है। चलो ये मान लिया क्या है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका है। अब इसमें हो रहा है भैया अर्धसूत्री विभाजन। ये कोशिका 2n है, यानी द्विगुणित कोशिका है। इसमें क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद आधे गुणसूत्रों वाली कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 4। तो इनमें से प्रत्येक कोशिका को हम एक नाम दे देते हैं कि ये कोशिका क्या है? ये है हमारा लघु बीजाणु। ये है हमारा लघु बीजाणु। ठीक। अब इस लघु बीजाणु का ये क्या हो गया? ये एक हो गया लघु बीजाणु। अब इस लघु बीजाणु का क्या हो रहा है भैया? इसका हो रहा है विकास। जब इसका विकास होता है ना, तब ये कुछ इस तरीके की संरचना बनाता है। ये कुछ इस तरीके की संरचना बना रहा है, ऐसे। ठीक। ये इसके बाहर ऐसे ऐसे एक परत मौजूद होती है। ठीक है। ये जो संरचना है ना, लघु बीजाणु का विकास हुआ, ये लघु बीजाणु का विकास हुआ, तो यहाँ पर जो संरचना बनी ना, इसको हम पराग कण कह रहे हैं। क्या है? ये पराग कण है। और ये जो संरचना है ना, इसको हम नाम दे रहे हैं किसका? बाह्य चोल का। ठीक। इंग्लिश में इसको एक्साइन कहा जाता है। ठीक है। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसी लघु बीजाणु से किसका विकास होता है? पराग कण का। पराग कण की सबसे बाहरी जो परत है ना, उसको हम कहते हैं बाह्य चोल। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पर? टैपिटम की तरफ। ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पर? टैपिटम की तरफ। तो टैपिटम के बारे में क्या लिखेंगे कि ये परागकोश भित्ति की कौन सी परत है? तो सबसे आंतरिक परत है। देखो सबसे अंदर की ओर मौजूद है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि सबसे आंतरिक परत है। तो पहली बात क्या लिखेंगे कि टैपिटम परागकोश भित्ति की, परागकोश भित्ति की सबसे आंतरिक परत होती है, या सबसे भीतरी परत होती है। ठीक है। ये बात तो समझ आ गई। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो टैपिटम की कोशिकाएं हैं ना, ये क्या है बेटा? 2 केंद्र की या बहुकेंद्र की होती हैं। इनमें 2 केंद्रक होते हैं या फिर 2 से ज़्यादा केंद्रक होते हैं। तो क्या लिखेंगे? टैपिटम की कोशिकाएं 2 केंद्र की या बहुकेंद्र की होती है। ठीक है। और इन कोशिकाओं का जो कोशिका द्रव्य होता है ना, वो बहुत गाढ़ा होता है। तो क्या लिखेंगे? इस परत की कोशिकाओं में, इस परत की कोशिकाओं में गाढ़ा कोशिका द्रव्य पाया जाता है। गाढ़ा कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। अब चलते हैं हम लोग टैपिटम के कार्य पर। तो अब एक हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, टैपिटम के कार्य। यही हमें बहुत ध्यान से देखना है। टैपिटम के कार्य यानी फंक्शन ऑफ टैपिटम, फंक्शंस ऑफ टैपिटम। ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? टैपिटम के कार्य के बारे में। तो टैपिटम का पहला कार्य क्या होता है? टैपिटम का पहला कार्य क्या है? देखो, जब इस लघु बीजाणु का विकास होगा तो इसको किसकी आवश्यकता होगी? इसको पोषण की आवश्यकता होगी। पोषण कौन दे सकता है?
मध्य स्तर की कोशिकाएं पोषण देती हैं, लेकिन वो पोषक पदार्थ हो किधर से होता हुआ जाएगा, टैपिटम से होता हुआ ही तो जाएगा। यहाँ से कोई चीज़ को यहाँ जाना है तो वो टैपिटम से होके ही जाएगा। ठीक है, अब टैपिटम से होके जाएगा तो यानी टैपिटम भी क्या कर रही है, इसको पोषण प्रदान कर रही है कि नहीं कर रही है। तो क्या लिखते हैं बेटा यहाँ पर कि टैपिटम टैपिटम लघु बीजाणु जनक ऊतक से पराग कण के निर्माण के लिए, पराग कण के निर्माण के लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका का पोषण करती है, या फिर क्या करती है, वो पोषण प्रदान करती है। ऐसे लिख लो, लघु बीजाणु मात्र कोशिका को पोषण प्रदान करती है। ये तो हो गया भैया इसका पहला काम। दूसरा काम टैपिटम क्या करती है, दूसरा काम टैपिटम क्या करती है, टैपिटम से एक बहुत ही कठोर मतलब हार्ड, बहुत ही कठोर जैविक पदार्थ का स्रावण होता है जिसे हम स्पोरोपोलिन कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा पदार्थ है जो ना किसी एसिड द्वारा, ना ही किसी अल्कली द्वारा और ना ही किसी एंजाइम द्वारा गलाया या फिर पचाया जा सकता है। यानी ये बहुत ही कठोर जैविक पदार्थ है जिसको हम किस नाम से जान रहे हैं, स्पोरोपोलिन के नाम से। तो उस स्पोरोपोलिन का स्रावण भी कहाँ से होता है, स्पोरोपोलिन भी कहाँ से निकलता है, वो टैपिटम की परत से निकलता है। और कहाँ जाता है, वो कहाँ जाता है, वो पराग कण के चारों तरफ ऐसे लग जाता है और क्या बना देता है, बाह्यचोल। यानी बाह्यचोल किसका बना होता है बेटा, वो बना होता है स्पोरोपोलिन का। तो स्पोरोपोलिन कहाँ से आता है, वो आता है इस टैपिटम की परत से। ठीक है, तो दूसरा बात क्या लिखते हैं कि यह एक कठोर जैविक पदार्थ, एक कठोर जैविक पदार्थ स्पोरोपोलिन का स्रावण करती है, स्पोरोपोलिन। ठीक है, अंग्रेजी शब्द है बेटा, इसको ऐसे लिख लो, स्पोरोपोलिन का श्रावण करती है। जो क्या बनाता है, जो पराग कण का क्या बनाता है, बाह्यचोल श्रावण करती है। जो पराग कण का बाह्यचोल बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गए दो काम। अब चलते हैं इसके कहाँ पर, तीसरे काम में। यहाँ से निकलता है एक कैलेज एंजाइम। अब कैलेज एंजाइम का काम क्या है वो एक आगे देखेंगे। तो यहाँ पर तीसरा बात क्या लिख लेते हैं कि टैपिटम की कोशिकाओं से एक एंजाइम भी निकलता है जिसको हम कहते हैं कैलेज। तो लिखो, ये परत कैलेज एंजाइम का, कैलेज एंजाइम का श्रावण करती है। ठीक, और चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो सकती है उन पौधों में ले जिनमें कीट परागण होता है। चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जिन पौधों में कीट परागण होता है उन पौधों में क्या होता है, उनकी जो टैपिटम होती है ना, वो एक पदार्थ का श्रावण करती है जिसे हम पॉलन कीट कहते हैं। वो एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसके माध्यम से ये परागकण उन कीटों के पैर में चिपक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि ये कीट परागित पौधों में, कीट परागित पौधों में एक चिपचिपे पदार्थ पॉलन कीट का श्रावण करती है। पॉलन कीट का श्रावण करती है। अब ये चिपचिपा पदार्थ पॉलन कीट अगर इस परागकण में लग जाएगा तो जब भी कोई कीड़ा उस फूल पर आके बैठेगा तो ये परागकण उसके टांग में चिपक जाएगा।
ठीक है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा चिपचिपा पदार्थ क्या है, पॉलन किट है। तो ये पॉलन किट का श्रावण कहाँ से होता है, ये होता है हमारे टैपिटम की परत से। तो टैपिटम के कितने मेन कार्य आपने देख लिए, 4। पहला तो ये पोषण कर रही है, दूसरा क्या कर रही है, स्पोरोपोलिन का निर्माण कर रही है, तीसरा क्या कर रही है भैया, ये कैलेज एंजाइम का श्रावण कर रही है, चौथा क्या कर रही है, ये एक पॉलन किट का निर्माण कर रही है। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट काम किसके हो गए, टैपिटम के। अब हम लोग चलते हैं टैपिटम के प्रकार पर। ठीक है, कहाँ चलते हैं, टैपिटम के प्रकार पर। तो आप हेडिंग डालिए टैपिटम के प्रकार। ठीक है, तो आवृत बीजी पौधों में टैपिटम पाई जाती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की बेटा, 2 प्रकार की। तो पहली लाइन लिखते हैं कि आवृत बीजी पौधों में, आवृत बीजी पौधों में पौधों में 2 प्रकार की टैपिटम पाई जाती है। 2 प्रकार की टैपिटम पाई जाती है। ठीक है, वो 2 प्रकार की टैपिटम कौन सी है, तो पहली टैपिटम लिखिए आप स्रावी टैपिटम। पहली टैपिटम है स्रावी टैपिटम। ठीक है, दूसरी जो टैपिटम है उसको कहा जाता है अमीबीय टैपिटम। ठीक है, स्रावी टैपिटम मुख्यतः पाई जाती है, यानी सब जो जितने भी आपके आवृत बीजी पौधे हैं, जितने भी आपके आवृत बीजी पौधे हैं, उन आवृत बीजी पौधों में इन दोनों में कौन सी टैपिटम ज़्यादा होती है, तो आंसर है स्रावी टैपिटम। तो आवृत बीजी पौधों में ये मुख्यतः से पाई जाती है। तो मुख्य रूप से कौन सी होती है, मुख्य रूप से आपकी पाई जाएगी स्रावी टैपिटम। और ये वाली मिलती है बहुत कम पौधों में, जैसे आपका टाइफा में, टाइफा में मिल जाएगी आपको, एलिजोना में मिल जाएगी। तो ये सब ऐसे प्लांट्स में मिलती है। मुख्य रूप से कौन मिलती है, स्रावी टैपिटम। अच्छा, स्रावी टैपिटम और अमीबी टैपिटम में क्या फ़र्क है, आइए देखते हैं। यहाँ पर एक बनाते हैं ऐसे टैपिटम की परत। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी एक टैपिटम की परत हो गई। टैपिटम की परत कैसी होती है बेटा, बहुकेंद्र की होती है, बहुकेंद्र की कोशिकाओं की बनी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इस टैपिटम के अंदर क्या है, ऐसे बीजाणुजनक ऊतक है, जिसका पोषण करते हुए ये उसको क्या बना देती है, परागकण बना देती है। तो इसके अंदर क्या भरे हैं, इसके अंदर भरे हैं बीजाणुजनक ऊतक। यहाँ से क्या भरे हुए हैं, ऐसे बीजाणुजनक ऊतक है, जिनसे किसका निर्माण होना है, जिनसे निर्माण होना है परागकण का। तो जब ये बीजाणुजनक ऊतक परागकण का निर्माण करेगा तो इसको क्या चाहिए होगा, पोषण, यानी इसको चाहिए होंगे पोषक पदार्थ। वो पोषक पदार्थ कहाँ से आएंगे, तो ये ऊपर वाली जो परत है ना, ये अपने अंदर से पोषक पदार्थ निकाल कर इनको भेजेगी। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये पोषक पदार्थ निकालती कैसे है। तो इस पोषक पदार्थ के इसमें छोटे छोटे ऐसे एक कण बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, इस टैपिटम की परत में पोषक पदार्थ के ऐसे क्या बन रहे हैं, छोटे छोटे कण बन रहे हैं। ठीक है, इन संरचनाओं को कहा जाता है यूबिस संरचना। ठीक है, इंग्लिश में इसको आप ऐसे लिखते हो, यूबिस्ट बॉडीज। तो जो भी पदार्थ होगा, पोषक पदार्थ, वो ये टैपिटम के सेल्स ऐसे अपने बाहर स्रावित करेंगी। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रही है श्रावण की प्रक्रिया। इन पदार्थों का, ये जो आपका यूबिस संरचना है, यानी यूबिस बॉडीज़ हैं, इनका क्या करती हैं, ये टैपिटम के सेल श्रावण करती हैं। और ये पोषक पदार्थ यूबिस बॉडी के रूप में, यूबिस बॉडी के रूप में इस सेल से पोषक पदार्थ कहाँ पहुँचते हैं, बीजाणुजनक ऊतक में। तो ऐसी टैपिटम को क्या कहते हैं हम लोग, स्रावी टैपिटम कहते हैं। स्रावी टैपिटम वो टैपिटम है जिसमें पोषक पदार्थ यूबिस बॉडी के रूप में टैपिटम से कहाँ पहुँचता है, बीजाणुजनक ऊतक में पहुँचता है। ठीक है, तो यूबिस बॉडी कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो देखने को मिलेंगी आपको स्रावी टैपिटम में। और मुख्य रूप से यही टैपिटम पाई जाती है आवृत बीजी पौधों में। अब चलते हैं कहाँ पर, हम लोग अमीबीय टैपिटम में। अब देखिए अमीबीय टैपिटम में क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बेटा इसको, कि अमीबीय टैपिटम में क्या होता है। ठीक, टैपिटम है तो कैसी होगी, बहुकेंद्र की होगी। चलो ये बहुकेंद्र की हो गई। नीचे क्या है, नीचे हैं बीजाणुजनक ऊतक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके बीजाणुजनक ऊतक हैं, ये आपके बीजाणुजनक ऊतक हैं। ठीक है, इनका पोषण करके, बीजाणुजनक ऊतक का पोषण करके इन्हें क्या बनाना है, इन्हें बनाना है परागकण। अब परागकण कैसे बनेंगे,
इनको मिलेगा पोषण तब बनेंगे। तो पोषण कहाँ से मिलता है? टैपिटम से। स्रावी टैपिटम में जो पोषक पदार्थ थे वो तो यूबिस बॉडी के रूप में कहाँ पहुँच जा रहे थे? ये पहुँच रहे थे लघु बीजाणुजनक ऊतक में, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये वाली सेल ना ऐसे यहाँ से फट जाएगी, ऐसे क्या होगी, यहाँ से फट जाएगी, और ये जो भी होगा, जो भी इसके अंदर पोषक पदार्थ होंगे ना, वो ऐसे कहाँ निकल के आ जाएंगे, ऐसे निकल के आ जाएंगे बाहर। ये सेल ऐसे फट जाती है, इसके अंदर के पोषक पदार्थ ऐसे निकल कर कहाँ जाते हैं? बीजाणुजनक ऊतक के बीच आ जाते हैं, और इनको यहाँ से क्या मिलता है? यहाँ से मिलता है इनको पोषण। तो जो भी पोषक पदार्थ होगा इन टैपिटम की सेल से ऐसे बाहर आएगा, ये फटेंगी और यहाँ से क्या होगा, ऐसे बाहर आएगा, इन सबको मिलेगा और इनका क्या होगा? पोषण होगा। तो टैपिटम के टाइप कितने हो गए? दो, स्रावी टैपिटम और अमीबी टैपिटम। ज़्यादातर कौन सी मिलती है? स्रावी टैपिटम मिलती है, बहुत कम मिलती है अमीबी टैपिटम, जैसे किसमें? एलिजोना में और टाइफा में, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो आज की क्लास में बेटा हमने क्या कर लिया? हमने बात कर ली किसकी? परागकोश भित्ति की। अगली क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में? लघु बीजाणुजनक ऊतक के बारे में, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि लघु बीजाणुजनक ऊतक से कैसे लघु बीजाणु बनते हैं, ये आपके लघु बीजाणु हैं, कैसे बनते हैं, फिर लघु बीजाणु से कैसे हमारे परागकण का विकास होता है। तो ये सारी बातें हम करेंगे अगली क्लास में, जहाँ पर हम ये सीखेंगे कि कैसे लघु बीजाणु से हमने परागकण का निर्माण किया, ठीक है, या फिर लघु बीजाणु से कैसे परागकण का निर्माण होता है, ठीक है। उम्मीद है बच्चों कि सब कुछ अच्छा लगा होगा, क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा लगा बेटा। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।